नमस्कार, जय हिंद। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसे यूपीएसआई के संदर्भ में पढ़ेंगे। यूपीएसआई को सेंटर में रख के हम इसको पढ़ेंगे। साथ साथ एसएससी और अदर वनडेज एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन हम इसमें लेते चलेंगे। भारतीय संविधान हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक होगा, पहले उसका हम कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और जहाँ तक है, हर एक एग्ज़ाम में आपको इसी क्लास में से 2-4 क्वेश्चन पॉलिटी के मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। सबसे पहले संविधान क्या है? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? सिंपल सी बात है। संविधान व्यक्ति और सरकार, व्यक्ति या नागरिक और सरकार के मध्य एक संबंध है, जिसे हम संविधान कहते हैं। व्यक्ति या नागरिक और सरकार के मध्य एक संबंध को हम संविधान कहेंगे। संविधान की परिभाषा न तो कहीं पूछने वाला है और न तो हमें कहीं बताना है, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर न देते हुए चलिए हम शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट, अपना क्वेश्चन, जहाँ से हमको क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे आते हैं। भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय संविधान का इतिहास, ये हमारी पहली हेडिंग है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि A to Z टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो भारतीय संविधान का इतिहास कभी भी हम शुरू करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि 1773 से पहले कोई ऐसा विशेष कानून नहीं था जो भारत के किसी विशेष भूभाग पे एक साथ लागू होता हो। क्योंकि भारत, ये अपना मान लो भारत है, कितनी सारी देशी रियासतों में बटा हुआ था। ये हर 10 किलोमीटर पे तो एक राजा होता था, हर 10 किलोमीटर पे एक राजा होता था, और हर राजा का अलग कानून, हर राजा का अलग एक्ट, हर राजा का अलग संविधान, हर राजा का अलग नियम। तो इसलिए हम अगर उतने सारे नियम पढ़ने जाएंगे तो हमको लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सबको पता होगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज की सेना विजयी हुई और इंडियन नवाब जो थे बंगाल के, वो हार गए, जिससे अंग्रेजों का सीधा सीधा बंगाल पर अधिकार हो गया। 1757 से अंग्रेजों का सीधा सीधा बंगाल पर अधिकार हो गया। अब जब उनका बंगाल पे अधिकार हो गया, तब उन्होंने 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी। 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी, और बक्सर की लड़ाई में दिल्ली के मुगल बादशाह को भी इन्होंने अवध बंगाल और मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब, अवध के राजा और मुगल बादशाह, तीनों की संयुक्त सेनाओं को इन्होंने हरा दिया। तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया। इसलिए इनका जो है एक बंगाल और अवध के बड़े प्रांत पर सीधा सीधा अधिकार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ तब। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन क्षेत्रों के सीधे सीधे राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासन करने की जिम्मेदारी खुद उठाई। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने बनाया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो था, वह एक तरह से एक अधिकार पत्र था, जो कि ब्रिटेन की संसद ने या ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रशासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जारी किया था। इसीलिए 1773 के यहाँ पे देखिए रेगुलेटिंग लिखा है, रेगुलेटिंग होगा, इसलिए 1773 के चार्टर्ड एक्ट को ही रेगुलेटिंग एक्ट कहेंगे। इसके बाद जितने भी एक्ट आएंगे सब चार्टर्ड एक्ट आएंगे, लेकिन 1773 वाले को हम रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए कहते हैं। चलिए, ये हो गई 1773 एक्ट की बारे में बात। अब थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं इसके पॉइंट्स पर। इसमें क्या क्या बातें थी? सबसे पहली बात,
भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम शासन कैसे करें, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, पहले गवर्नर जनरल का पद बनाओ जो भारत में हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वे सर्वा होगा। तो उन्होंने भारत में गवर्नर जनरल का पद बनाया, पहला गवर्नर जनरल, पहली बार। दो गवर्नर के पद उन्होंने बना दिए, एक तो गवर्नर जनरल बनाया, साथ में उन्होंने दो गवर्नर के पद बना दिए, एक बम्बई का गवर्नर, एक मद्रास का गवर्नर। और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। ठीक, घटना को समझिए। उन्होंने प्लासी युद्ध जीता, बक्सर युद्ध जीता। उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की महारानी से, ब्रिटेन के संसद से अधिकार पत्र लिया कि हम इंडिया में राजनीति को रेगुलेट करेंगे, इसलिए उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। उसके बाद उस एक्ट की बातों को हम देख रहे हैं, तो पहली बार गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट, पहले गवर्नर पद तो बन गया, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये अपने वारेन हेस्टिंग थे। पहले गवर्नर जनरल भैया अपने हेस्टिंग भैया थे। चलो ठीक है, हेस्टिंग को पहली बार गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं, भारत के गवर्नर जनरल नहीं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? ये हम आगे चर्चा में करेंगे। दूसरी बात, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में, इसी एक्ट में, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में, इसी अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इसी एक्ट में का। उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया, अब प्रशासन करेंगे तो फिर मान लो कोर्ट मुकदमा हो, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक कोर्ट भी बना लो अपना तुम। ठीक है, उन्होंने बना लिया। तो 1773 में उसका प्रावधान आया, बन के 1774 में तैयार हुआ था अपना वो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। 1774 में उच्चतम न्यायालय ये बन के तैयार हुआ था 1774 में। और पहले जज लॉर्ड इम्पय, पहले जज लॉर्ड इम्पय थे। ठीक, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की सिर्फ 3 बातें हैं। पहली बार गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने, और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जबकि स्थापना 1774 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर 20 साल बाद फिर ये पहुंच गए महारानी के पास। बोले महारानी खत्म हो गया हमारा अधिकार। महारानी कहा चलो ठीक है, काम करो, फिर तुम ले जाओ 20 साल के लिए अधिकार। 20 साल फिर इंडियन को लूटो, मारो, राजनीति करो, जो मन चाहे वो करो। फिर 1813 में ये पहुंच गए ब्रिटिश संसद में। फिर संसद ने इनको 1813 में भी अधिकार दे दिया कि 20 साल तक आप राजनीतिक व्यवस्था को रेगुलेट करिए। तो ये जो चार्टर्ड एक्ट थे, ये चार्टर्ड का अर्थ होता है पट्टा या अधिकार। चार्टर्ड का अर्थ होता है अधिकार। तो जो ये चार्टर्ड एक्ट थे, ये एक तरह से अधिकार पत्र था जो कि ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक व्यवस्था के संचालन करने के लिए दे दी थी। चार्टर्ड एक्ट क्या था आप समझ गए, इसमें कुछ खास बात नहीं है जो कि हमको जानने लायक है। हाँ, इतना आप दिमाग में रखिए, कॉन्सेप्ट वाइज रखिए, क्योंकि असल में हमारा सिलेबस 1935 से शुरू होगा यूपीएसआई के। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 1833 चार्टर्ड एक्ट। 1833 चार्टर्ड एक्ट, इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1833 आते आते भारत के समाज में जागरूकता आ चुकी थी, और साथ साथ अंग्रेजों का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया था। तो अब अंग्रेजों की क्षेत्र केवल बंगाल तक न सीमित होके, पहले जो ये बंगाल में ही थे, अब ये पूरे भारत यानी पूरे उत्तर भारत भर में, पहले ये सिर्फ बंगाल में थे, अब ये लगभग पूरे भारत में फैल चुके थे अंग्रेज। अब अंग्रेज पूरे भारत में फैल चुके थे, इसलिए अब अंग्रेजों का को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर भारत का गवर्नर जनरल रखना ही ठीक लगा। इसलिए उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल के बजाय भारत का गवर्नर जनरल नाम रख दिया, और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को बना दिया। बोले भैया तुम आज से भारत के गवर्नर जनरल हो। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि भारत के गवर्नर जनरल का प्रावधान कब आया? 1833 चार्टर्ड एक्ट में। पहली बार कौन बने? अपने लॉर्ड विलियम बेंटिंग भैया बने। आगे इसके बाद फिर 20 साल हुआ, फिर ये लोग संसद में मुंह उठा के पहुंच गए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कि भैया हमको फिर अधिकार दे दीजिए। लेकिन तब तक इंग्लैंड की संसद में वहाँ की और महारानी तक, दोनों तक भारतीयों की आवाज़ें पहुँचने लगी थी। उन्हें यह पता चल चुका था
कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों का शोषण और दोहन बहुत ही बदतर तरीके से कर रही है। इसलिए वह यह चाहते थे कि ब्रिटेन का सीधा सीधा शासन भारत पर अधिपति हो, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसलिए 1853 का चार्टर्ड एक्ट देते हुए थोड़ा सा इन्होंने दिमाग लगाया कि इस बार इन्होंने 20 वर्ष की अवधि का उल्लेख नहीं किया। इन्होंने कहा कि ठीक है, ले जाओ, तुम पट्टा लेके जाओ, लेकिन जब तक इंडिया में नई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती तब तक तुमको पट्टा है, तब तक तुम जो चाहे तो करो इंडिया में। जब नई व्यवस्था लागू हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो नई व्यवस्था चलेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले खुश। इन्होंने सोचा को अवध तो है ही नहीं, नई व्यवस्था लागू हम उन्हें देंगे नहीं, अपना आराम से शासन करेंगे। लेकिन यह अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। कल किसने देखा है? इन्हें क्या पता था कि यह अंतिम चार्टर्ड एक्ट होगा। हाँ, इसी में एक और इम्पोर्टेंट हुआ, ये पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। आगे बढ़ते हैं। 1858 भारत शासन अधिनियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है 1858 भारत शासन अधिनियम। और हमारा आज का ये अंतिम अधिनियम है, अंतिम टॉपिक है भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। होना ही था, क्योंकि पहले ही उसकी नींव पहले ही पड़ गई थी। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्त होने की नींव कब पड़ी थी, तो नींव यहीं पड़ी थी जब 20 वर्ष का अवधि का उल्लेख नहीं किया था। तभी आप समझ लो कि मन में खोट है। ठीक, तो 1858 भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति सबको पता है, बहुत भीषण क्रांति हुई। राजे रजवाड़े, साधारण लोग, नेता, सभी लोग जो उस समय सक्षम थे और बुद्धिजीवी जिन्हें कहा जा सकता है, सब ने इस आंदोलन में भाग लिया। हालांकि इस आंदोलन को दबा दिया गया क्योंकि आंदोलन संगठित नहीं था। अन्य कई कारण थे, कई राजे रजवाड़े खुलकर विरोध में नहीं आए थे, इसलिए इस आंदोलन को समाप्त दबा तो दिया गया। लेकिन यह आंदोलन ब्रिटेन की संसद तक पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने भारतीयों के जो था, उन्होंने कहा भाई आप भारत, पहले तो उन्होंने आंदोलन को शांत किया, फिर बुलाया, बोले भैया आपकी समस्या क्या है, काहे आंदोलन कर रहे हो, काहे पटरी उखाड़ रहे हो, काहे मार पीट रहे हो भाई। उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं हम नाराज़ हैं। बोले क्यों नाराज़ हो? बोले ये हमको ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पसंद है। भारतीय बोले हमको ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पसंद है। बोले बस इतनी बात, बस यही बात है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी तुमको नहीं पसंद है? वो बोले हाँ नहीं पसंद है। बोले ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। 1 साल हो गया, फिर भी भारतीयों का मुंह बना हुआ था, ये जो यहाँ के राजे रजवाड़े थे। बोले भाई क्या दिक्कत है, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया, ब्रिटेन प्रत्यक्ष रूप से आप पे शासन करेगा। तो कुछ खुश हुए। फिर एक राजा वहाँ से निकले जो देसी रियासत के राजा थे। देसी रियासतों को गवर्नर जनरल ने तंग करके रखा हुआ था, क्योंकि गवर्नर जनरल एक तरह से भारत का राजा था, सर्वोच्च ताकत थी भारत में। अब वह देसी रियासतों पर तरह तरह की नीति लगाता था, कभी हड़प नीति लगाता था, कभी विलय नीति लगाता था। इसलिए देसी रियासत के जो राजे रजवाड़े थे, राजा जी का मन कभी कभी शिकार कर रहे हैं, कभी जुआ खेल रहे हैं, नहीं कुछ हुआ राजा जी मुजरा देख रहे हैं। राजा जी का जो मन वो कर रहे हैं, लेकिन राजा जी का अलग कानून, राजा जी का अलग संविधान। तो राजा जी को रजवाड़ों को इस गवर्नर जनरल ने काफ़ी परेशान किया हुआ था। ये इससे नाराज़ थे। इन्होंने कहा देखो मुझे गवर्नर जनरल नहीं पसंद। बोले बस इतनी बात? हाँ, बोले नहीं नहीं गए, गवर्नर जनरल हमको नहीं पसंद है, ये हमको नहीं चाहिए। बोले ठीक है, गवर्नर जनरल ख़त्म। बोले फिर? कहना अब से वायसराय होगा। बोले फिर? उन्होंने कहा अब से वायसराय होगा। रजवाड़े खुश कि हाँ हाँ भैया, गवर्नर जनरल ने हमको परेशान किया था, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, अब से वायसराय आके बैठेगा। बोले वायसराय कौन होगा? वो बोले महारानी का आदमी होगा। आदमी मतलब महारानी का प्रतिनिधि होगा भारत में, और अब गवर्नर जनरल कोई नहीं होगा। बोले ठीक है भैया, ये भी काम सही है। उसके बाद बोले नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो भारतीय प्रतिनिधि था उन्होंने कहा कुछ कम अच्छा लग रहा है। बोले अच्छा नहीं लग रहा है? बोले नहीं, आप वहाँ इंग्लैंड में बैठे हो, हम यहाँ भारत इतनी दूर हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। बोले अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है, रुको। उन्होंने कहा इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद में एक भारत सचिव नाम का पद भी होगा। बोले भारत सचिव होगा? हाँ हाँ भारत सचिव होगा। ये खुश कि अच्छा हाँ अब ठीक है, अब सही लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो गई,
और ये गवर्नर जनरल भी ख़त्म हो गया, अब वायसराय रहेगा। और इंग्लैंड के मंत्रिपरिषद में भारत सचिव भी होगा। तो ये एक लोक लुभावनी योजना की तरह भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए थी। ये कहानी तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। तो मोटा मोटा इस अधिनियम की हम बातों को अब देख लेते हैं। तो इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया केवल देसी रियासतों के लिए। ब्रिटिश प्रांतों के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए आज भी वह गवर्नर जनरल ही था। ये देसी रियासतों से नाराज थे, इसलिए देसी रियासतों के लिए इसका नाम वायसराय हो गया। तीसरा, इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद में भारत सचिव नाम का एक पद बना दिया गया कि भारत का एक सचिव इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद में भी बैठेगा। मतलब इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद में एक भारत सचिव होगा जो भारत के मामलों को नियंत्रण करेगा। उसके बाद 1 नवंबर 1858 से भारत शासन अधिनियम लागू कर दिया गया। तो ये यहाँ तक था संवैधानिक भारत का इतिहास। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 1909 और उसके बाद पार्लियामेंट सुधार, उसके बाद 1919 और 1935 के अधिनियम पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पूरा मैंने आपको बता दिया है, पूरा संविधान यूपीएसआई के पैटर्न पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। एक ही बच्चा हो, एक ही स्टूडेंट हो, जो भी चाहे प्रॉपर देखना चाहे, प्रॉपर नोट्स बनाना चाहे, वह यह पूरे सीरीज़ को देख सकता है। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जो नोट करना था वो मैंने लिख दिया है और जो समझाना था वो मैं बोल रहा हूँ। तो ये ना हो कि आप सिर्फ नोट्स ये देख के चले जाओ, क्योंकि जो इसमें समझने वाली बात है वो तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। जो क्वेश्चन है वो मैं बोल के करूँगा, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा नहीं मिलेगा। तो आपको 2-3 क्वेश्चन आज से क्लियर हो के ही जाना चाहिए इस क्लास से। पहला कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब हुआ? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। स्थापना कब हुई? 1774 में। गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया भारत में? 1773 में। गवर्नर जनरल पहले बंगाल के कौन बने? वारेन हेस्टिंग। 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। 1793 चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट क्या है? चार्टर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं जो आपको बता दिया था, अधिकार पत्र या पट्टा। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। और भी जितने भी 1833 अधिनियम में गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1833 चार्टर्ड एक्ट से बना। पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, 1853 में अंतिम चार्टर्ड एक्ट कौन था? 1 क्वेश्चन। 20 वर्ष की अवधि का उल्लेख था या नहीं था? प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? ये भी आपको इस मिल जाएगा। तो यहाँ से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक भारत शासन अधिनियम तक जो भी क्वेश्चन बनने हैं वो आपके यहीं से बनेंगे। हाँ, आगे और भी डीपली हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आगे से हमारे सिलेबस शुरू हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक न्यू बनाई है जिससे हमको आगे समझने में आसानी हो। ठीक ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। गुड लक। जय हिंद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर वाकई में आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो आप एक बार पूरी सीरीज यह देख लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी का वनडे यूपीएसआई और छोटे एग्ज़ाम्स के लिए आपके क्वेश्चन यहीं से ही बनने हैं। इतनी पॉलिटी तो मैं आपको पढ़ा ही दूँगा, क्योंकि बड़े एग्ज़ाम्स के भर का ना तो मेरे पास समय है उतना बड़ा लेक्चर लेने का, और ना ही आपके पास उतना बड़ा लेक्चर सुनने का टाइम होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।